ओके चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखो कोई ऑब्जेक्ट एम, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास है एम, उसको हम अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर, अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर उसको हमने प्लेस कर दिया, उसको ले गए, ठीक है। अब चूंकि वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बिकॉज ऑफ पोजीशन, और पोजीशन उसकी फिलहाल के लिए एच हाइट पर है, ठीक है। तो हम इतना भी जानते हैं कि जो कोई भी एनर्जी होती है वो इक्वल टू द वर्क डन, तो यानी कि मैं अगर वर्क डन निकाल लूं इन दिस केस, तो वही मेरी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर वर्क डन आपको इस केस में निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हियर फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और एफ इक्वल टू होगा वो भी एम ए होता है फोर्स, लेकिन अंडर ग्रेविटी जब फोर्स लगेगा तो ए इज रिप्लेस बाय द जी, तो एम जी, फोर्स इज एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो फोर्स को मैं यहाँ पे लिखूंगा एम इंटू जी, और डी क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, और मेरे केस में क्या है वो हाइट एच, ओके। सो वर्क डन हो जाएगा आपका एम जी एच, वर्क डन एम जी एच। जब वर्क डन एम जी एच है तो वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, सो वी आई कैन से potential energy is equal to work, and work is equal to mgh, okay. So this is the final formula for the potential energy of any object which is at height h. Yes, any doubt? सर Yes, speak. सर इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क करेगा और कोई सा फोर्स वर्क नहीं करेगा, जैसे नॉर्मल फोर्स? देखिए, देखो देखो मेरा केस क्या है कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को एज हाइट पर लेकर मैंने प्लेस कर दिया है, प्लेस करने के बाद फिर मैं बात कर, मैंने सिंपल कहा एज हाइट पर हम ले गए, उसके बाद इसको कितना वर्क करना पड़ेगा वो केस है। तो इस केस में सिंपली आपको ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करना है बस, ठीक है। एक बार जो ले गए हम, एक बार प्लेस कर दिया वो ठीक है, लेकिन ले आने के बाद हम सिर्फ हाइट पर ध्यान देंगे, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा ओनली। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एच हाइट पर हो जाएगी mgh, ओके। चलो, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच, ओके, एच, यानी कि इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द हाइट, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीज, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्प्रिंग की, ओके। तो देखो मैं कल स्प्रिंग की बात कर रहा था, तो एक स्प्रिंग है, ये मैंने स्प्रिंग बना दी जिसका कांस्टेंट है के, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ओके। तो देखिए ये ओरिजिनल लेंथ एल है इसकी, यानी कि ये अपने ओरिजिनल लेंथ में है, फर्क नहीं पड़ेगा क्या लेंथ है, बट ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में है। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को स्क्रैच कर दिया, खींच दिया, स्क्रैच कर दिया। तो स्क्रैच करने के बाद इस स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट आ गया स्मॉल एक्स, ओके, स्मॉल एक्स, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अभी भी के है, ओके, एंड एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट। इन दिस केस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाती है ऐसा करने पर, खींचने पर, इट इज गिवन बाई हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, के यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर है स्प्रिंग कांस्टेंट, ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, या फिर ऐसा कहें जितनी भी हमने लेंथ को चेंज किया है, स्प्रिंग को खींचा है, कंप्रेस लेंथ है, कौन सी है, स्क्रैच या फिर कंप्रेस, स्क्रैच या फिर कंप्रेस लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ओके। ओके पलक सर जी,
सर पर आपने तो कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब किसी सरफेस से, मतलब अर्थ के सरफेस से, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हाइट पर लेकर जाएं। तो इसमें तो ये स्प्रिंग है, हम इसे किसी हाइट पर तो लेकर ही नहीं गए। ओके देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ पोजीशन। वो एक केस था। देखो, मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करूं ना, तो मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होती है जब किसी की पोजीशन में चेंज आए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर फॉर एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ पोजीशन। पोजीशन की बात थी। तो देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी देखो कहाँ कहाँ होती है। देखो, अगर मैं एच हाइट पर किसी को ले जाता हूं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में होगी, लेकिन बिकॉज ऑफ हाइट, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर ग्रेविटी के कारण है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं, तो स्प्रिंग में क्या हुआ, स्प्रिंग में बेसिकली क्या हुआ कि स्प्रिंग को मैंने एक्स डिस्प्लेस कर दिया, एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, जिससे स्प्रिंग ने इसका अपोज किया, स्प्रिंग फोर्स एफ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा स्प्रिंग के लिए वो होता है माइनस के एक्स, आप जानते ही हो, माइनस के एक्स। ओके, तो देखो, आप जरूरी नहीं है कि ये आप एच हाइट पर ले जाओगे सर, केवल तभी पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ पोजीशन। आप स्प्रिंग की पोजीशन को चेंज करोगे, उसमें स्क्रैच करोगे या फिर कंप्रेस करोगे, यानी कि पोजीशन उसकी चेंज कर दी आपने, स्प्रिंग की पोजीशन चेंज कर दी, तब भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। या फिर किसी को एच हाइट पर ले गए, तब भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। वाटर को, वाटर होता है ना वाटर, वाटर को डैम में, वाटर को डैम पर अच्छी हाइट पर, एक हाइट पर हमने स्टोर करते हैं, क्योंकि डैम के पानी में क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। बाद में हम इसको बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए काम में लेते हैं, किसको, वाटर को, क्योंकि वाटर के फ्लो में होता है काइनेटिक एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है वाटर, फिर वो टरबाइन पर जाकर पड़ता है, और टरबाइन से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस तरह का प्रोसेस है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का, वो है, एग्जांपल काफी हो सकते हैं बेसिकली। आपने देखा बो मतलब धनुष्मान। ओके, बो एंड एरो, क्या बोलते हैं इसको, बो एंड एरो। इस एरो। केस में, हाँ, इस केस में देखो, जब हम एरो को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं पहले तो, और फिर बाद में इसको रिलीज करते हैं, तो खींचने से पहले तक तो कुछ भी नहीं है, खींचने के बाद इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, खींचने के बाद, खींचने के बाद फिर उसको जब रिलीज करते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, एरो की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसा नहीं है सिर्फ हाइट पर हो, हाइट तो एक एग्जांपल है, ये फर्स्ट केस है, स्प्रिंग सेकंड केस है, बो थर्ड केस है। ठीक है, डैम वाला भी एक अलग केस है। तो एक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन होती है, किसी की पोजीशन चेंज करने पर कोई भी ऑब्जेक्ट उसका अपोज करती है, जिससे हमें वर्क करना पड़ता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। दैट इज ओके। ओके सर। ओके चलो, तो यहाँ पर स्प्रिंग का केस हो गया। ठीक है, स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला नोट कर लिया आपने, हैव यू नोटेड? यस सर। ओके, शुड आई गो फॉर द नेक्स्ट? नेक्स्ट है पेंडुलम। देखो, इस केस में मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपके ये एक्चुअल में सिलेबस में नहीं है ना, एक तरह से आप ऐसा मान लो, बट टॉपिक चल रहा है पोटेंशियल एनर्जी। तो पेंडुलम का एक केस होता है, पेंडुलम एक टॉपिक होता है ना, तो यहाँ पर मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ फॉर्मूले से। तो देखिए, पहला चीज सर, पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम क्या होता है? तो देखो, पेंडुलम कोई भी एक मास, कोई भी एम मास की कोई बॉल किसी एक थ्रेड धागे से हैंग है, लटकी हुई है, इस धागे की लेंथ है एल, मास एम है इस बॉल का। ठीक है, अब इस बॉल पर मैं कोई फोर्स लगाऊं, तो ये कैसे मूव करेगी, इस तरह से मूव करेगी, इस तरह से क्या करेगी, वो मूवमेंट दिखाएगी। तो देखो, एक पोजीशन उसकी ये भी रहेगी, ये जो डॉटेड बनाई है मैंने, डॉटेड, तो यानी कि एक टाइम ऐसा रहेगा वो यहाँ पर आएगी, एक टाइम यहाँ पर आएगी, तो इस तरह से मूव करती रहेगी बॉल। ठीक है, इस कप की फॉर्म में मूव करेगी। ठीक है,
तो सपोज ये जो हाइट है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है x है, इस बॉल की मीन पोजीशन यानी कि इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस है x, m इस पर क्या है, मास है। तो यहाँ पर एक ग्रेविटी वर्क करेगी, यस करेगी। अगर ये मैंने फ्रीली लटका रखा है, हैंग कर रखा है, और वो ग्रेविटी फोर्स होगा mg। ओके, तब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पेंडुलम इज इक्वल टू, फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखूंगा, फॉर्मूला हाफ एम जी यानी फोर्स अपॉन लेंथ, थ्रेड की लेंथ इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया फॉर द पेंडुलम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज और, यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो कि एम क्या होता है, मास, जी क्या है यहाँ पर, ग्रेविटी, और एल क्या है यहाँ पर, लेंथ। सभी की सभी कांस्टेंट हैं, यानी कि ये चेंज नहीं होने वाले, ये चेंज नहीं होंगे, ये कांस्टेंट हैं। तो मैं इनको एक नया कांस्टेंट दे रहा हूँ, सपोज के दे दिया मैंने ना। इट इज नॉट स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है ये, कोई भी कांस्टेंट के यूज कर लो। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पेंडुलम के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पेंडुलम के लिए फॉर्मूला हो गया। लग तो दिखने में ऐसा रहा है बिल्कुल सिमिलर टू स्प्रिंग, बट यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, एम जी बटे एल। के बराबर क्या है यहाँ पर, एम जी अपॉन एल। एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एम फ्रॉम मीन पोजीशन या फिर ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, ओके, ये नोट कर लो, नोट हो गया आपके। हेलो, यस सर। ठीक है, नोट कर लिया आपने। हेलो रोहन, हैव यू नोटेड? हाँ सर, हाँ सर। रोहन, यस सर। ठीक है, जाग रहे हो ना? चलो, जब तक देख रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, सिंपल आपको डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ना है, कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन फोर्स। देखो, फोर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन फोर्स। तो देखो, कंजर्वेशन फोर्स में कौन से फोर्स आते हैं, जो वह फोर्स जो डिपेंड करते हैं ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, यानी कि मैं ऐसा कहूं कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, दे डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब देखिए, मैं एक बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, इसका एग्जांपल हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं कहता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेशन फोर्स। कैसे, देखो, जो ग्रेविटी फोर्स है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। कैसे, देखो, अगर मैं किसी एम मास को वर्टिकली हाइट पर ले गया, वर्टिकली एच हाइट पर उसको ले गया हूं, ठीक है, एम मास को, तो इस केस में कितना यहां पर फोर्स लगेगा, एम जी। क्या लगेगा, एम जी। ओके, एम जी। और वर्क डन कितना होगा, एम जी एच। वर्क डन भी कितना होगा इसका, एम जी एच। ओके, अगर मैं इसी एम मास को कैसे ले गया, मैं थोड़ा स्लाइटली इस फॉर्म में ले गया हूं, ठीक है, यानी कि मैं इसको वर्टिकल नहीं ले गया, मैं इसको एक पर्टिकुलर इस फॉर्म में ले गया हूं। तब भी देखो, ग्रेविटी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ना, यानी कि पीई कैसे निकालेंगे अपन, एम जी तो इसका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और एच मान लो सपोज इक्वल हाइट है, ये हाइट ही एच है, तो इसका भी आंसर होगा एम जी एच। यानी कि मैं इसको इस तरह से ले गया हूं, तब भी इस पर डिपेंड नहीं करेगा मैं कैसे ले गया, हमें तो वर्टिकल हाइट चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसी हाइट चाहिए, वर्टिकल हाइट चाहिए। ठीक है, थर्ड केस, अगर मैं एम मास को जिगजैग फॉर्म में ले गया, जिगजैग फॉर्म में इस तरह से, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा
कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी पर तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो वर्टिकल हाइट चाहिए। मान लो ये h है ना, भले ही मैं इसको ऐसे ले गया हूं इस फॉर्म में, लेकिन इसकी वर्टिकल हाइट है h, तब भी mgh होगा इसका वर्क डन, या फिर कहूं पोटेंशियल एनर्जी mgh। यानी कि मैं कहूं कि डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे मैं स्ट्रेट ले गया, चाहे जिगजैग फॉर्म में ले गया, चाहे स्लाइटली इंक्रीज फॉर्म में ले गया, बट जहां पर पोटेंशियल एनर्जी सेम आ रही है तीनों केस में, यानी कि इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ओनली डिपेंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, नॉन कंजर्वेशन फोर्स अपोजिट है, यह डिपेंड करता है, यह पाथ पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल आपका फ्रिक्शन वाला फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन वाले फोर्स के लिए पाथ पर डिपेंड करेगा, पाथ रफ है, रफ या फिर स्मूथ है। ओके, रफ है या फिर स्मूथ है, रफ है तो उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ओके, अगर स्मूथ है तो उसका फ्रिक्शन लेस होगा, कम होगा। तो यहां पर इसको बोलेंगे नॉन कंजर्वेशन फोर्स। ओके ओके सर। सर एक बार स्प्रिंग फोर्स भी बता दो, ये कैसे कंजर्वेशन। यस, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के लिए ये है, देखो स्प्रिंग फोर्स, अगर मैंने स्प्रिंग को मैंने अपनी तरफ खींचा, इसको खींचने का मतलब है, इसको क्या किया मैंने, खींचने का मतलब स्क्रैच कर दिया, स्क्रैचिंग, खींचना होता है ना स्क्रैचिंग। अगर मैं कहूं 1 मीटर खींचा मैंने, कितना खींचा, 1 मीटर, ओके। स्प्रिंग को मैं खींचूं, चाहे स्प्रिंग को मैं कंप्रेस करूं, कंप्रेस पिचका दूं, मतलब पिचकाना, कंप्रेस करना, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ से खींचूं, स्क्रैच करूं, या फिर उसको कंप्रेस करूं। अगर मैंने कंप्रेस भी 1 मीटर किया है और स्क्रैच भी 1 मीटर किया है, तो दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी आएगी सेम। पोटेंशियल एनर्जी सेम क्यों आ गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, के तो यहाँ पर कांस्टेंट है, स्प्रिंग के लिए बराबर होता है, एक्स यहाँ पर देखो मैंने कंप्रेस किया 1 मीटर, स्क्रैच किया 1 मीटर, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी सेम। तो उसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, या फिर कहें कि जो भी फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, तरीके पर डिपेंड नहीं करता कि मैंने कंप्रेस किया या फिर स्क्रैच सर किया। जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, और जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी सेम कैसे आएगी। कैसे डिस्प्लेसमेंट अलग क्यों होगा, मैंने क्या कहा, मैंने इसको खींचा लेकिन 1 मीटर ही खींचा, कंप्रेस किया तब भी 1 मीटर ही कंप्रेस किया। तो देखो तरीका दोनों अलग हैं, मेथड यानी कि जो पाथ है दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आंसर पोटेंशियल एनर्जी एक आएगी। कब, देखो 1 मीटर को मैंने कंप्रेस किया स्प्रिंग को, और स्प्रिंग को 1 मीटर ही मैंने इसको स्क्रैच किया, तो दोनों देखो मेथड अलग है, यानी पाथ अलग है। फिलहाल के लिए हम क्या सोच रहे हैं, आगे दोनों का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर ही है। यस, मैंने कहा 1 मीटर ही डिस्प्लेस किया है, लेकिन दोनों के मेथड यानी पाथ अलग अलग हैं डिस्प्लेसमेंट के। हाउएवर पोटेंशियल एनर्जी सेम, सो इट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द वे यानी पाथ। ओके, सर ये कंजर्वेशन और नॉन कंजर्वेशन फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड होता है। नहीं, कोई भी फोर्स हो, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया, और आपके जैसे कि आपका रोटेशनल फोर्स हो गया। नहीं नहीं सर, मतलब इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है क्या। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फोर्स से रिलेटेड है, फोर्स से। देखो यहाँ फ्रैक्शन आया ना, फ्रैक्शन में कहा था पोटेंशियल एनर्जी, फ्रैक्शन अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नोट कर नहीं लो सर, आपने जैसे कि एग्जांपल दिया था इसमें पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल के दी थी। हाँ भाई, स्प्रिंग बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, रीजन हालांकि पोटेंशियल एनर्जी से ही समझा हमने, एक्सप्लेन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, चलो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी है, ओके, कंजर्वेशन फोर्स के लिए। यहाँ पर और भी फोर्स हैं, एक मैंने बताया रोटेशनल होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का रोल नहीं है, लेकिन वो भी क्या है, कंजर्वेटिव है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग।
ओके, ओके सर। यानी कि कोई भी ऐसा फोर्स जो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, या उसको बोल देंगे कंजर्वेशन फोर्स। ठीक है, चलो यहां पर एक न्यूमेरिकल है, आप इसको नोट कर लो। ओके, आप नोट कर रहे हो क्या? सर स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया है, लेकिन आपको चलो चलो कोशिश कर सकते हो क्या? हैव यू ट्राई? व्हाट इज द आंसर? यस सर, एक बार ट्राई करके देखो। चलो देखो, ये क्वेश्चन चलो अच्छा है। खैर, ये आपकी बुक में सडनली इस टॉपिक के बाद दे रखा है ना, एनटीएससी की बुक में, बट उससे पहले के लॉजिक इसने नहीं बता रखे, तो इसलिए आपको करना टफ होगा थोड़ा। ठीक है, टफ होगा थोड़ा करना। चलो मैं हिंट दे देता हूं। ओके, देखो ये जो ब्लॉक है, क्या दे रखा है? ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी कि रेस्ट पोजीशन से इसको हमने क्या किया है? रिलीज किया है। रेस्ट पोजीशन क्या होती है? यहाँ पर u यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? 0। इसी को बोलते हैं रेस्ट। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीच बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। जब ये अपने बॉटम पर पहुंचता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यानी v इक्वल टू वाट, ये आपको निकालना है। अच्छा, दे क्या रखा है? हाइट दे रखी है h। हाइट कितनी दे रखी है? h। इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ दे रखी है s, और हॉरिजेंटल लेंथ दे रखी है l। ठीक है, ये गिवन डेटा है। ओके, अरे आवाज नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो, क्या आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रखी है क्या? वर्क यस सर। एनर्जी थ्योरम। तो देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम करा रहे थे, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आया था, यानी कि एलएचएस साइड आई थी। देखो क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो देख लेते हैं। बाय द वे, होती क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? कि सर वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक। डेरिवेशन ऑफ टाइम। हाँ देखो, ये होता है वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा वर्क के। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो, समझने के लिए इसको, इसमें तो U0 है, तो वहाँ पर क्या कह रहे हो? हेलो, सर, इसमें तो U वर्क, सर इस केस में तो जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा तो मैग्नेटिक जाएगा ना। देखो पूरा पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं क्या? देखो एक मिनट रुको, मैंने क्या कहा, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। देखिए पूरा क्वेश्चन क्या है? फ्रैक्शन ऑफ कोएफिशिएंट म्यू है, यानी कि यहाँ पर फ्रैक्शन भी है, यहाँ पर क्या है? फ्रैक्शन भी है। ठीक है, तो देखिए अगर ये फ्रैक्शन लेस होता, अगर एम और सरफेस के बीच में फ्रैक्शन नहीं होता, तब तो सिंपल वर्क हो जाता, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता बताओ? डब्ल्यू बराबर एम जी एच, यस और नो? हेलो, अरे बच्चों सो गए क्या? यस सर। हेलो रोहन, यस सर। बोला कर भाई, ऐसा लगता है कि सो गया क्या?
वर्क बराबर होता है mgh, लेकिन यहाँ पर देखो फ्रैक्शन दे रखा हो, फ्रैक्शन दे रखा है और फ्रैक्शन कोफिशिएंट है म्यू। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आपको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। देखो फ्रैक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रैक्शनल फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू, यानी कि फ्रैक्शनल फोर्स एफ आर, फ्रैक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू आर। क्या होता था, म्यू इंटू आर। क्या ये मैंने पढ़ाया हुआ था क्या फ्रैक्शन वाले चैप्टर में, फ्रैक्शन टॉपिक आया था मोशन में, याद हो, म्यू इंटू आर। अच्छा आर यहाँ पर क्या होता है, आर यहाँ पर होता है नॉर्मल फोर्स। कौन सा होता है, कौन सा फोर्स होता है पलक, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि कैपिटल आर जो कि नॉर्मल फोर्स है, वो उसकी डायरेक्शन हो गई सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है। और अब इसको मैं mg की फॉर्म में क्या लिखूं, r को mg की फॉर्म में क्या लिखूं, तो देखो समझने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रेविटी वर्क करेगी नीचे mg, m पर ग्रेविटी वर्क करेगी नीचे की तरफ, मास पर ग्रेविटी नीचे लगती है, ठीक है। लेकिन हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए r का, इधर वाला कंपोनेंट, क्योंकि r इक्वल होगा इस वाले कंपोनेंट की जो मैंने डॉटेड बनाया है, ठीक है। अब ये mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा इधर बताओ, ये थीटा है, ये कितना है 90 है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये कितना हो गया वापस से थीटा, क्या हो गया ये वापस से थीटा। अब ये थीटा हो गया, ये mg है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा mg का, mg cos थीटा, ठीक है। ये कराया हुआ ना इस तरह का, mg के दो कंपोनेंट आएंगे, mg cos थीटा, और एक आएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और वो होगा mg इस डायरेक्शन में, यानी कि इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में आएगा दूसरा कंपोनेंट mg का, और वो होगा mg sin थीटा, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें r चाहिए, r किसके इक्वल होगा, इसके अपोजिट, यानी कि mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा r, क्योंकि ये आपस में इधर और इधर अपोजिट लग रहे हैं, तो r इक्वल टू mg cos थीटा। तो यहां से म्यू r की जगह लिखूंगा मैं mg cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। वर्क डन की बात की जाएगी तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, मैं वर्क निकाल रहा हूं ड्यू टू फ्रिक्शन, तो फोर्स भी फ्रिक्शन का, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी आएगी, इंक्लाइंड प्लेन पर, कितनी देर तक वो फिसलेगा, कितनी देर तक फ्रिक्शन करेगा, एस डिस्टेंस तक, क्योंकि इंक्लाइंड की लेंथ है एस, तो एफ इंटू एस, ठीक है। एफ की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, क्या आएगी, म्यू एम जी एस कॉस थीटा, ये आ गई आपकी डब्ल्यू आर, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से वर्क, पहला केस, पहली इक्वेशन, ठीक है। सेकंड तो ये पहला केस हो गया फ्रिक्शन के लिए, सेकंड केस है ग्रेविटी की वजह से भी वर्क होगा, यानी कि वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो तो आपको पता ही है, ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क होगा, W इक्वल टू एम जी, हाइट कितनी है h, तो एम जी एच, इक्वेशन नंबर 2, ओके। वर्क ड्यू टू ग्रेविटी एम जी, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क। अच्छा एक चीज और, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, एक चीज और, देखो इधर देखो, फ्रिक्शन वाले में, फ्रिक्शन वाले में आप ध्यान दो, फ्रिक्शन वाले में जो फ्रिक्शन फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मैंने बताया हुआ था ना। हेलो पलक, हेलो,
हाँ जी, जो फ्रैक्शन वाला फोर्स होता है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट, तो इसलिए ये वर्ग आएगा माइनस का, क्या आएगा, नेगेटिव। ये माइनस का म्यू एम जी एस कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना, माइनस का आएगा इधर, माइनस का क्यों, डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क इक्वल टू, ऐड कर दो दोनों को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो कितना आएगा बताइए, ये आएगा आपका एम जी एच माइनस, ऊपर से लिखो म्यू एम जी, म्यू एम जी एस कॉस थीटा, ओके, म्यू एम जी एस कॉस थीटा। चलो यहां तक क्लियर है, देखो अभी आगे है ये, यहां तक क्लियर है, पहले ये बताओ। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, यस सर। क्लियर नहीं है, नो, कहां पर दिक्कत है, प्रॉब्लम कहां पर है, यस सर, समझ नहीं आया सर, वो देखो, स्क्रीन ही पूरी चली गई थी तो कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा अच्छा, चलो देखिए, मैं देखो इसी में समझा रहा हूं, ठीक है, आप कोशिश करना है इसी में समझो आप, ओके पलक। ओके सर। देखो मैंने कहा कि ये जो ब्लॉक है इस पर दो फोर्स हैं, क्योंकि मैंने फ्रैक्शन दे दिया है ना, देखो फ्रैक्शन ऑफ कोफिशिएंट दे दिया, फ्रैक्शन ऑफ कोफिशिएंट का मतलब है कि सरफेस रफ है, तो वर्क डन करना पड़ेगा फ्रैक्शन को भी और ग्रेविटी को भी। अब देखो फ्रैक्शन की वजह से आपको निकालना है फोर्स, तो ये फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, म्यू तो म्यू है, आर कहां से निकाल लिया, आर के लिए आपको देखो इधर आ जाओ, आर होता है परपेंडिकुलर फोर्स फ्रॉम द सरफेस, आर तो ऊपर की तरफ है, लेकिन आर मुझे एम जी की फॉर्म में चाहिए, तो एम जी की फॉर्म में देख लिए, तो एम जी तो नीचे की तरफ वर्क करता है ग्रेविटी, लेकिन आप एंगल, आपको देखो थोड़ी सी मैथ आनी चाहिए, तो मैथ से ये थीटा आ जाएगा, ये एंगल क्या आ जाएगा, थीटा, तो ये एम जी का ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर वाला हो जाएगा एम जी साइन थीटा, लेकिन हमें आर को इक्वल करना है एम जी कॉस थीटा की, अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल एंड अपोजिट में, तो बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, आर ऊपर एम जी कॉस थीटा नीचे, तो ये बैलेंस होने चाहिए, बैलेंस के लिए आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ पर मैंने आर की वैल्यू रख दी एम जी कॉस थीटा, ये मेरा क्या आ गया, फोर्स आ गया। अब वर्क की बात करो, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा यहाँ पर मैंने अभी बताया अपोजिट है, यानी कि कॉस 180 डिग्री आएगा, तो -1 इसलिए आया है, तो इसलिए माइनस के म्यू एम जी एस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से तो आपको पता है, ग्रेविटी की वजह से वर्क है एम जी एच, टोटल वर्क कितना हो गया, फर्स्ट प्लस सेकंड, एम जी एच सेकंड क्या है, माइनस के म्यू एम जी एस कॉस थीटा, यहां तक क्लियर है, अब क्लियर है क्या, यस सर। ठीक है, चलो है ना। अब आपका जो वर्क डन आ गया, ठीक है, तो टोटल वर्क आ गया आपका, टोटल वर्क इक्वल टू एम जी एच माइनस के म्यू एम जी, म्यू एम जी क्या था, एस कॉस थीटा, ओके। तो देखो इंक्लाइंड प्लेन के बारे में सोचो जरा, ये थीटा है, ये कितनी है, एच हाइट है, ये एस है, और ये कितना है, एल है, ठीक है। तो यहां पर इस ट्रायंगल से एस कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, एस कॉस थीटा, तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहां पर? एल। हाइपोटेनियस क्या है यहां पर? एस। तो यहां से एल इक्वल टू आ गया एस कॉस थीटा। ओके, तो यहां से एस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं एल। तो यहां से म्यू एम जी एल, और ये एम जी एच है, ये माइनस का, ये आ गया वर्क डन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरी। अब बात करता हूं मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। देखो, वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क यहां से ऊपर से आ गया, वर्क तो इक्वेशन नंबर 1 से रख दोगे, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। देखो, काइनेटिक एनर्जी है मेरी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के हाफ एम। हैव यू सीन? यस सर। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं ना, बाद में उनको देख लेंगे, रिकॉर्डिंग भेज देंगे वो तो। अब देखिए, जो हमारा ब्लॉक था ना, वो इनिशियली क्या था? 0। इनिशियली क्या रेस्ट में था ना, तो u क्या हो जाएगा? 0। ओके, यस सर। अब इनिशियली 0 है तो u 0, केवल v बचेगा। तो यहां से देखो, तो वर्क डन की मैं वैल्यू पुट कर दूं। थोड़ा देखो लेंथी हो गया क्वेश्चन है ना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एम जी एच माइनस का म्यू एम जी एल इक्वल टू क्या गया है ऐसे? हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो आएगा 2 जी एच माइनस का म्यू जी एल, ओके, इक्वल टू वी स्क्वायर। ओके, दोनों साइड में अंडर रूट आ जाएगा। ओके, अंडर रूट ले लिया तो वी से वी स्क्वायर हट गया, तो यहां पर v इक्वल टू क्या आ गया? v इक्वल टू अंडर रूट का 2 जी एच माइनस म्यू जी एल। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना, आंसर। तो देखो, ऑप्शन में ए बी सी डी में ये क्वेश्चन मिलेगी आपको और टिक करनी है, ठीक है। ओके, हैव यू नोटेड? ओके सर। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बॉडी जिसका मास है 10 kg इनिशियली रेस्ट में है और हॉरिजेंटली मूव कर रही है। 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पर वर्क डन निकालना है 10 सेकंड में। तो देखो पूरा केस क्या है। एक बॉडी है 10 kg, जिसका 10 kg मास की एक बॉडी है, जिसको हमने हॉरिजेंटली मूव कराया है, लेकिन फोर्स कितना अप्लाई किया है? 5 न्यूटन। ओके, 5 न्यूटन मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया। ओके, 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद यहाँ पर 10 सेकंड के लिए मतलब वर्क डन कितना होगा, वर्क डन निकालना है। क्या कर सकते हो? क्या आप कोशिश कर सकते हो? हैव यू ट्राई? हेलो रोहन, यस सर। सर। आप कोशिश कर सकते हो। देखो देखो, हमें ये तो पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो फोर्स तो दे दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं दी है। आपको कैसे भी करके टाइम टाइम दे रखा है, फोर्स दे रखा है, ठीक है, मास दे रखा है, इनकी हेल्प से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट आते ही आपका वर्क डन निकल जाएगा। क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या? कैन यू ट्राई फॉर मेजरमेंट दैट डिस्टेंस? निकाल सकते हो क्या? सर देखते हैं सर।
कोशिश करो, देखो टाइम दे दिया, फोर्स दे दिया, मास दे दिया, और क्या दे बताओ भाई। ऐसा करके देख रहे हैं। कोशिश करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट भी आप निकालना सीखोगे, वर्क भी। एक वर्ड है पावर, एक नॉर्मल पावर, एक एवरेज पावर, चीज एक ही है, सेम टू सेम है, बस कहीं वर्ड आ जाए आप घबरा जाओ कि ये तो नया शब्द है, नया वर्ड है। तो एवरेज पावर सिंपल वर्क अपॉन टाइम ही होगा, वर्क अपॉन टाइम ही होगा, लेकिन बस उसका टर्म्स बदल जाएगा। टर्म्स इन द सेंस उसका थोड़ा फॉर्मेट आप बदल सकते हो। कैसे? पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ओके, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब यहां से देखिए आप, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपको याद है क्या वर्क एनर्जी थ्योरम? पलक रोहन, हाँ जी, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? वर्क, बोलो बताऊं? बोलो बोलो। मैंने क्या बताना? स्टेटमेंट इक्वेशन, इक्वेशन इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। एक जना बोलो, एक जना। वर्क इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv m स्क्वायर। यस, देखो क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? जो वर्क होता है ना, नहीं देख लो आप, चलो अच्छी बात है। देखो कोई भी यहाँ पर एक मोशन है, उसमें जो वर्क होता है वो हमेशा इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये भी क्या होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? ये भी पता है हमें, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब याद आ गया क्या स्टूडेंट? यस सर। ठीक है, याद आ गया। तो वर्क जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, इज दैट क्लियर? तो बस इसी चीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो यही चीज आ गई, आई थिंक आ गई ना? तो हम इसको पी एवरेज से डिनोट कर सकते हैं, इसको पी एवरेज कह सकते हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि सर पावर के केवल केवल कितने फॉर्मूले आ गए, देखो P इक्वल टू, सर एक बार और समझा दो प्लीज। सर मुझे भी नहीं आई ये चीज। यस सर। ओके, सर ये आपने समझाई थी तब अंशिता दीदी थी नहीं क्लास। ये वर्क एनर्जी पावर वाली थ्योरम। हाँ सर। तो ये थ्योरम वापस रिपीट करनी है। सर मुझे तो आती है अंशिता दीदी को। हाँ सर कर दो। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके चलो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम देख लेते हैं एक बार, ठीक है? वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम सिंपली वर्क और एनर्जी में रिलेशन बताएगी, वर्क और एनर्जी में रिलेशन बताएगी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए बेसिकली इसके लिए देखो, एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, इनिशियली इसकी वेलोसिटी है u, एक है ना। अगर हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, ये जो ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर डिस्टेंस d से डिस्प्लेस हो गया और इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो गई। अब जो वेलोसिटी है फाइनल वो है v, u तो इनिशियली है और v फाइनल वेलोसिटी है। m मास है, f फोर्स लगाया और d डिस्प्लेस हो गया, और t टाइम लिया ऐसा करने में। कितना टाइम लिया? t। अब देखो ये सब चीजें दे रखी हैं, गिवन है। ओके, ऑल आर गिवन। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, तो आपको वर्क काउंट करना है। वर्क आप वर्क निकाल लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन मिल जाएगा। ये तो हमें बता, देखिए ऑब्जेक्ट दो पोजीशन है, एक तो इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, एक है फाइनल पोजीशन। देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, ये तो हमें पता है। इनिशियल में कितनी होगी? वो होगी हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल कंडीशन में कितनी एनर्जी होगी?
हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम निकालेंगे वर्क, एनर्जी तो हमें पता है, अब हम वर्क का रिलेशन करेंगे, रिलेट करेंगे इनसे, है ना। तो इसके लिए आपको वर्क काउंट करना है, वर्क काउंट करना है। तो देखिए वर्क इक्वल टू होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इक्वल टू क्या होता है एम ए और डिस्प्लेसमेंट है डी, एम ए डी। अब आपको ए निकालना है फ्रॉम, ये आपको कहां से निकालना है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मुझे अंशिता बताएगी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बताइए अंशिता। आयर प्लस 2as वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पर s क्या है, यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं s को क्या कह दूं, d कह देता हूँ। s यहाँ पर क्या थी, डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे लिए d डिस्प्लेसमेंट है। तो अब a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा बताओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। यहाँ से a निकालना है, तो a इक्वल टू आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2d। ओके, इज दैट क्लियर। ए को पुट करना है m, ए की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2d। ओके, और d ऑलरेडी है, d से d कैंसिल कर दूं, क्या कर दूं, क्या बचेगा फाइनली m/2 और इधर बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो ये क्या चल रहा था, पूरा ही पूरा वर्क डन। तो देखो आप वर्क इक्वल टू आया क्या, बेसिकली इसको और सही फॉर्मेट में लिखें तो हाफ, फिर इसके बाद एम है, फिर इसके बाद अब देखो मैं हाफ एम का अंदर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, हाफ एम यू स्क्वायर। तो ये आप देखा जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी है किसके लिए, फाइनल, वी आ गया था फाइनल, के फाइनल माइनस, और ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो आई कैन से दैट वर्क इज इक्वल टू, अब देखो के फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दोनों का डिफरेंस यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर, और चेंज कौन सा, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, ओके, नाउ ऑल थिंग आर क्लियर। तो अब हम बात कर रहे थे एवरेज पावर की, तो वर्क अपॉन टाइम और एवरेज पावर आ गया, क्या आ गया बताइए। वर्क को मैं क्या लिख सकता हूं अब, वर्क एनर्जी थ्योरम से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के अपॉन टाइम। तो ये वही चीज है, देखो बच्चों ये वही चीज है, ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। ओके, okay, now this is a next question numerical, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी जिसका मास 5 kg है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसका, ठीक है। एक बात बता दूं मैं कि जितनी भी मोशन ऑफ इक्वेशन आपने पढ़ रखी हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती हैं। अब खुद लिख के दिया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैं ये बात कर रहा है खुद ही, कि आप क्या लगाना है, आपको मोशन ऑफ इक्वेशन यूज करनी है कोई सी भी, ठीक है। चलो, वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड विल बी 10 मीटर पर सेकंड, ये यूं भी कह रहा है कि 4 सेकंड के बाद वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या फाइंड करना है, पावर, क्या फाइंड करना है, पावर एक्सर्ट ऑन बॉडी इन 5 सेकंड, और सेकंड है पावर इन 4 सेकंड। ये ऐड कर लो, उसको क्या कर लो, पावर एट 4 सेकंड, इसको क्या कर लो, ऐड, ठीक है, पावर एट 4 सेकंड। अरे यार काम के यही बात। तो देखिए अब आपको समझना होगा कि दोनों में पावर पूछ रहा है, लेकिन मुझे बताओ किस में एवरेज पावर की बात हो रही है, मतलब नॉर्मल पावर, और किस में इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो रही है। मुझे कौन बताएगा इंस्टेंटेनियस पावर कौन सा केस है, ए या बी,
स्पॉन्टेनियस पावर तो बी वाला है और एवरेज पावर ए वाला है। यस, एवरेज पावर तो ए वाला है, क्योंकि ये कह रहा है इन 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड होने के बाद की बात कर रहा है, यानी पूरे 5 सेकंड की बात कर रहा है, पूरे 5 सेकंड बाद। और ये जो बी में कह रहा है कि पावर एट 4 सेकंड, मतलब 4वें सेकंड में, यानी कि 4th सेकंड में, ऐसे कहना चाह रहा है। ये पावर कितनी इन्वेस्ट की, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का है। ठीक है, चलो। तो ये ए वाले में ये 5 सेकंड है या 4 सेकंड है? ये 5 सेकंड है। अच्छा, ये 4 सेकंड होगा, 4। ओके, नहीं सही है, क्योंकि क्वेश्चन गिवन कितना है, 4 सेकंड है ना, तो 4 होगा ये। ओके, 4 होगा। हाँ सर, वही मैं कह रही थी कि यस, ओके ओके, चलो। तो क्या आप निकाल सकते हो? देखो, एक तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है, पहले मैं एवरेज पावर कोशिश कर सकते हो। कैन यू ट्राई? Yes, sir. ओके, ट्राई करो। तो पहले तो आप ट्राई करिए, आप ए के लिए एवरेज यस सर, पावर। आप 2 मिनट वेट कीजिए, हम कर देते हैं। ओके ओके ओके, हाँ, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन से फॉर्मूले से होगा ना ये वाला ना, फर्स्ट वाला। हाँ। ठीक है, देखो हमें तो पता है पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। फर्स्ट वाला 250/4 वॉट्स आया है, 250/4 वॉट्स, 62.5 वॉट्स। फर्स्ट वाला ना, मेरा भी यही आया। हाँ सर, मेरा भी यही आ गया। 62.5 है ना। 62.5। ओके, राइट आंसर। यस सर। ओके रोहन, हैव यू कंप्लीट? सर दोनों हो गए, दोनों? सेकंड वाला चल रहा है, थोड़ा सा रह गया सर सेकंड वाला लास्ट। चलो चलो, ठीक ठीक। देखो, फर्स्ट वाला आप लोगों ने कैसे किया? सर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय टी। ओके, Yes, sir. इक्वल्स टू फिर 1 सर by 2 NV square minus 1 by 2 NU square by T। ओके फिर सर वैल्यूज पुट करके आ गया। हाँ सर। ओके, देखिए, तो P इक्वल टू आपने लगाया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, यानी कि क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर अपॉन अपॉन टी। टी कितना है? अरे, अपॉन टी है ना। चलो ओके, तो यहां से आ जाएगा आपका 62.5। ओके, सही है ना। ओके, सेकंड वाले के लिए आपने क्या किया? सर v इक्वल्स टू u प्लस 80। P इक्वल टू, सेकंड वाले के लिए क्या किया? सर इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 करके। ओके, V हाँ इक्वल सर, टू U प्लस 80। ओके, 80, यहाँ से फिर क्या, यहाँ से क्या मिला आपको? फिर सर ए की वैल्यू आ गई और उसको P इज इक्वल्स टू FV cos थीटा, तो F की जगह हमने MA पुट कर दिया और वेलोसिटी तो दे ही रखी थी। और सर फिर a निकाल दिया। ओके, ये दे रखा है, ये 0 है। ए के लिए आपने F अपॉन M कर लिया, है ना। सर 10 मीटर a 2.5 मीटर पर सेकंड आया है। ए यहाँ पर आ गया आपका हाँ, सर। 2.5। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलो आपने कर लिया, ठीक है। ओके, डन है, राइट आंसर। सर ओके, बोलो। सर पर मुझे एक डाउट है। जी बोलिए। सर इसमें जब मास 5 kg है तो हमने इसे मीटर्स में चेंज, सॉरी, मास 5 kg है तो मास को तो मास ही रखेंगे अपन, मीटर कहाँ से आएगा? सॉरी, हाँ सर, हाँ सॉरी सर, वो हाँ, मास को तो मास ही रखेंगे बेटा। मीटर इज द लेंथ ऑफ लेंथ, वो यूनिट ऑफ लेंथ, एंड केजी इज द यूनिट ऑफ मास। ओके, बोथ आर डिफरेंट। हाँ सर, हाँ 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 सर। ओके, चलो। कैसे क्या हुआ? तो Unit- वो तो उसकी यूनिट होती है ना, क्योंकि Okay. मास की केजी होती है ना, तो केजी को चेंज थोड़ी कर सकते हैं ग्राम में। तो वो ओके, देखो इधर अंशिता, अंशिता, यूनिट Yes, ऑफ sir. पावर। हाँ, बात करते हैं हम यूनिट ऑफ पावर की।
तो देखो यूनिट वैसे हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है पावर की यूनिट? वर्क अपॉन टाइम से बताइए। व्हाट डिराइव्ड यूनिट होती है जूल Yes. पर सेकंड एंड एसआई यूनिट होती है वॉट। यस, तो देखो एसआई यूनिट की हमेशा बात होगी। एसआई यूनिट मैंने बता रखा है आपको, साइंटिस्ट के नाम पर मिलेंगी मैक्सिमम, साइंटिस्ट। और व्हाट इज द साइंटिस्ट विच हैव डिस्कसिंग और क्या होता है मतलब मेजर द पावर, ओके मोस्टली। एंड द ड्राइव यूनिट इज जूल अपॉन सेकंड, ओके, फ्रॉम द फॉर्मूला, सिंपल। अच्छा चलो ये तो हुई बात सिंपल यूनिट की। अच्छा अगर मैंने कहा एक मतलब वाट होती है यूनिट पावर की, अगर मैं इसकी थोड़ी बिग यूनिट पावर की बिग यूनिट की बात करना चाहूं तो मैं कौन से वर्ड यूज करता हूं? प्रेफिक्स आते हैं जो, किलो वाट। सुना है ना आपने किलो वाट? यस सर। KW, MW मतलब मेगावाट, ठीक है, किलोवाट मेगावाट, ये हो गई आपकी बिग यूनिट, है ना, पावर की बिग यूनिट्स। अच्छा एक यूनिट और होती है इसकी, हॉर्स पावर। क्या ये पता है आपको बेटा हॉर्स पावर क्या है? यस सर मुझे पता है। हॉर्स पावर और वाट में क्या रिलेशन है? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? सर उसमें 10 की पावर 6। 10 की पावर 6? नहीं नहीं नहीं, याद करो 700 के अप्रोक्सीमेट होते हैं। 746, याद आया क्या? सर ये स्कूल में कराया था दीदी को। हाँ सर अब याद आ गया। ओके, तो 1 हॉर्स पावर होता है 176। सर 10 की पावर 6 मेगावाट में होता है। हाँ वो तो मेगावाट है, वो तो मेगा की बात कर रहे हैं। देखो किलो होता है अच्छा 10 की पावर 3, हाँ मेगा होता है 10 की पावर 6। अगर मैंने कहा कि मेगावाट तो इसका मतलब है ये होगा 10 की पावर 6 वाट, जीरो। ओके। लेकिन ये जो है यूनिट है हॉर्स पावर, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। यानी कि हम जनरली जितनी रेसिंग आपने देखी है, रेसिंग कार्स होती हैं, रेसिंग कार, अब उनकी पावर मेजर जब करते हैं ना, कोई भी इंजन है उसकी इंजन की पावर मेजरमेंट करना है तो बोलते हैं हॉर्स पावर। कितने हॉर्स पावर का? 500 हॉर्स पावर का इंजन है या फिर 50 हॉर्स पावर का इंजन है, ऐसे बात करते हैं जनरली रेसिंग कार के बारे में, इंजन उसकी इंजन की कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। ये हो गई यूनिट हॉर्स पावर की, ओके। यस सर। अच्छा यहां से एक बात और कर सकता हूं मैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट कह के, देखो पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, चलो ये हमें पता है ना। क्या मैं वर्क को एनर्जी कह सकता हूं क्या? यस और नो? वर्क को यस सर कह एनर्जी सकते कह हैं। सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी, तो वर्क की जगह एनर्जी पुट कर दी। अच्छा यहां से एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा? P इंटू टी। क्या आ जाएगा? एनर्जी इक्वल टू P इंटू 3 × P इंटू टी। तो यहां से देखें अगर तो ये एनर्जी का नया फॉर्मूला नहीं मिल गया कहीं ना कहीं? ये एनर्जी का नया फॉर्मूला मिल गया, देखो। तो एनर्जी इक्वल टू हो यस जाएगा सर। पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो अब देखो मैं एनर्जी की, देखो एनर्जी की आपको ऐसी यूनिट बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन यहां से हिडन है। देखो कैसे, अगर पावर को मैं लिखूं किलोवाट में, किस में लिखूं? किलोवाट में। और टाइम को लिखूं मैं आवर में, टाइम को किस में लिखूं मैं? आवर में। तो ये क्या बन गया? किलोवाट आवर। ये आपने सुन रखा होगा, बहुत पॉपुलर है किलोवाट आवर, सुन रखा है क्या? यस सर। किलो वॉट आवर। वाट आवर, ये कौन सी यूनिट होती है, कोई बता पाएगा? रोहन? कल क्लास होगी ना तब समझाएंगे हमारे सर। ओके आपके सर समझाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बाकी आप यही समझ लो, है ना, बाकी कल समझ लेना। देखो एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की यहाँ पर कॉमर्शियल यूनिट, इसको बोलेंगे कॉमर्शियल यूनिट। कौन सी यूनिट है? कॉमर्शियल यूनिट। कौन सी यूनिट है बेटा? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल यूनिट। सर अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ कि कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है। देखो घर में जितनी भी आप एनर्जी कंज्यूम करते हो ना, घरों में पंखा, कूलर, फैन, बल्ब, तुम्हारा टीवी, फ्रिज, ये सारे क्या है? एनर्जी कंज्यूमर डिवाइस हैं। क्या है? एनर्जी कंज्यूमर डिवाइस।
तो आपके पूरे घर में एक मंथ में, एक महीने में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, वो किस फॉर्म में आती है, यूनिट। अरे बिल में क्या लिखा आता है, कितनी यूनिट आपने यूज करी है, आता है नहीं आता है? हाँ तो सर वो किलोवाट से ही देते हैं। यस, तो देखो घरों में आता है आपके कि सर 250 यूनिट बनी, आपकी कितनी यूनिट बनी, 250 यूनिट बनी, या फिर ऐसा कुछ आएगा 300 यूनिट बनी। तो देखो मैं आपको बता दूं कि एक यूनिट, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। क्या बताया मैंने, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। ओके, 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया क्या, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिया। ओके, आई एम इरेजिंग नाउ। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ, चलो ये मेरे एक तरह से टॉपिक में नहीं था, आपके सिलेबस में भी नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, आ सकता है ना। पावर की बात होगी तो इसकी बात हो जाती है। हाँ, तो एनर्जी इक्वल टू होता है तुम्हारा P इंटू टी। तो यहाँ से हमने देखा कि एनर्जी की एक भैया कॉमर्शियल यूनिट पता लगी अभी अभी, क्या थी वो, 1 किलोवाट आवर, और ये किसके बराबर होती है, 1 यूनिट के बराबर होती है। ठीक है ना, 1 यूनिट के बराबर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आपको अपने घरों में जैसे आपको एनर्जी कंज्यूम निकालना है कि कितना खर्च किया। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, है ना, उससे पहले एक फॉर्मूला बताता हूं मैं। एक फॉर्मूला यही है कि आपको अपनी यूनिट निकालनी है घर की। क्या निकालनी है, यूनिट। कि मेरे सर घर में कितनी यूनिट बनाएगा, मेरा कोई डिवाइस है, पंखा है, कूलर है, अगर वो इतने टाइम तक चले, इतने दिनों में कितनी यूनिट बन जाएंगी। तो उसका फॉर्मूला देखो, नोट कर लो। पावर, पावर को तो आपको लेना है इन वॉट, किसमें लेना है, इन वॉट में, इनटू इसका मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, और टाइम किसमें लेना है आपको, इन आवर में। आवर में लेना, ध्यान रखना, आवर में लेंगे टाइम, और पावर को लेंगे वाट में, अपॉन 1000, 1000 का आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो ऐसा करने पर आपको क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि आपने कितनी यूनिट बनाई घर में। नोट कर लो ये फॉर्मूला, नोट करो फटाफट। कर लिया, हैव यू नोटेड? सर ये आपने 1000 से क्यों डिवाइड किया है? यस सर। देखो 1000 से इसलिए किया है क्या क्योंकि आपने क्या, देखो आपको फॉर्मूला लिखो पहले, नंबर, जब आपको यूनिट निकालनी है ना, कितनी यूनिट बनी, नंबर ऑफ यूनिट, तो उसके लिए आप करोगे पावर इनटू टाइम आवर में अपॉन 1000, क्योंकि ये किलो है, किलो को बैलेंस करने के लिए हम करते हैं 1000 का डिवाइड, किलो को बैलेंस करने के लिए 1000 का डिवाइड करते हैं। ये डेरिवेशन है, मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। एक नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके, तो सारे बच्चे नोट करो, सारे बच्चे न्यूमेरिकल बनाओ एक, कि देखो आपके घर में एक तो फैन है, फैन मतलब पंखा, फैन है, जो कि उसकी रेटिंग है 500 वॉट की, है ना। फैन आपका हैवी है थोड़ा, 500 वॉट की, और वो पर डे 3 आवर